हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लासेस हैं ये एसएसटी की हैं। आपको सीटेट की क्लासेस ये मिल रही हैं। डेली 5 बजे क्लास मिलती है। इसमें हम लोग सोशल साइंस प्रॉपर तरीके से थ्योरी कवर कर रहे हैं। थ्योरी की सीरीज चल रही है जिसमें 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है। इसकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग से थ्योरी देखेंगे तो जो चीज़ें हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, आखिर जो सोशल साइंस में है थ्योरी वो कैसे कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से मतलब रिलेट करते हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा। तो जो आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 हम लोग कवर करने वाले हैं। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो जरूर इसको ज्वाइन करिएगा। आपको पेपर 2, क्योंकि पेपर 2 बहुत सारे कैंडिडेट का नहीं क्लियर हो पाता है, उसका मेन रीजन है क्योंकि सोशल साइंस पेपर 2 में पूछी जाती है, जो कि 60 नंबर की होती है और ये काफ़ी स्कोरिंग होती है, क्योंकि 60 नंबर, आधे नंबर तो सोशल साइंस के ही होते हैं पेपर 2 में। तो इसमें ये हो जाता है कि जब हम थ्योरी पढ़ते नहीं, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो जब आप सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम मतलब प्रैक्टिस जब आप करोगे तब तो कर लोगे, आपको अच्छा भी फील होगा क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो क्या वही क्वेश्चन सेम प्रिंट होके आएंगे? नहीं आएंगे। तो वहां पे दिक्कत होगी। अगर वही क्वेश्चन आ गया और थोड़ा सा घुमा दिया गया तो आपको दिक्कत होगी। अगर आपने प्रॉपर तरीके से थ्योरी पढ़ रखी है, यानी अगर बुकें आपने पढ़ी हैं, तो आप कर लोगे, क्योंकि बुक में जो ये रहता है अगर कोई टॉपिक दिया है तो उसके आसपास की भी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। और जब हम किसी टॉपिक से रिलेटेड आसपास की भी चीज़ें उसमें पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत घुमा भी दिया जाएगा तब भी हम कर लेंगे। तो इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बुक से अगर पढ़ सकते हो तो बुक से भी पढ़ लीजिए। 6-7 जो 8 की पूरी सोशल साइंस की बुकें जो चलती हैं, या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो थ्योरी जब तक आप नहीं करेंगे कंप्लीट तब तक आप सोशल साइंस का पेपर गेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 60 नंबर का आता है। इसमें 40 नंबर का कंटेंट होता है और 20 नंबर की पैडागोजी होती है। पैडागोजी भी आपकी जब थ्योरी पढ़ोगे तभी कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि सीडीपी की जो पैडागोजी होती है वो अलग होती है, सोशल साइंस की पैडागोजी चेंज होती है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर जो 2 है। 3 बजे जो आपको क्लास मिल रही है उसमें हम लोग सीडीपी अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। उसमें मिक्स क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है इस टाइम, उसमें ये है कि हम लोग मॉक टेस्ट की तरह आप लोग ले सकते हैं। उसमें सारे चैप्टर से जो यानी सारे जो थ्योरी हैं, सारे टॉपिक जो हैं वहाँ से इंक्लूड किए गए, यानी मिक्स क्वेश्चन की जो है क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। ये जो चैप्टर है 2 है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारा दिया गया है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, ठीक है, उसने व्यापार कैसे शुरू किया, कैसे अपना विस्तार किया, फिर प्लासी का युद्ध, मतलब ये युद्ध, व्यापार के समय युद्ध कैसा हुआ, तो प्लासी का युद्ध है। तो ये सब बारे में दिया गया है इस चैप्टर में। ये चैप्टर बड़ा है, तो हो सकता है आपको क्लास 2 शिफ्ट में मिले या फिर एक ही शिफ्ट में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्लासेस बड़ी हैं। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ तक हो पाएगा, वो कल की वीडियो में हम लोग ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। जैसे प्लासी का युद्ध हुआ तो हर बार आपके एग्जाम में आता है, उसके बारे में कब कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो जो चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, यानी जो व्यापार कैसे शुरू किया गया, फिर धीरे धीरे जो साम्राज्य कैसे बना, फिर साम्राज्य से जो कंपनी की सत्ता थी वो कैसे स्थापित की गई, तो इस बारे में चैप्टर में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी क्लासेस मिलते रहें। आप सोशल मतलब सीटेट की भी आपको क्लासेस मिलती रहें, साथ में बीपीएससी की भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। बाकी टीचिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है आपको यहाँ से भी बता दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। मुगल बादशाहों और औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, यानी जो मुगल बादशाह थे औरंगजेब थे वो आखिरी शक्तिशाली बादशाह रहे। ठीक है, उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यानी जो मतलब औरंगजेब थे और बादशाह थे, उन्होंने मुगल बादशाह जो थे, इन्होंने भारत पर बहुत बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण कर लिया था। सन 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। यानी जब इनकी मृत्यु हो गई सन 1707 में जब इनकी मृत्यु हो गई, तो जो मुगल सूबेदार लोग थे और जो जमींदार लोग थे वो धीरे धीरे क्या किया, अपनी ताकत दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक
दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ताकतवर थे वो क्या किए, धीरे धीरे अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिए। तो इसका ये प्रभाव देखने को मिला कि जो दिल्ली थी वो अधिक समय तक प्रभावशाली केंद्र नहीं बन पाई। आगे चलते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक जो थी क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। यानी जो अंग्रेज लोग थे वो धीरे धीरे उनकी जो ताकतें थी वो उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे। यानी जो अंग्रेज लोग थे वो भारत पर अपना व्यापार करने आए थे, लेकिन क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे भारत पे अपना राज्य कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। और यहाँ के इलाके पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो यहाँ पे व्यापार करने आए थे, तो वो ये नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पे अपना कब्जा करेंगे। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे कि ये कैसे हुआ। यानी इस चैप्टर में यही दिया गया है कि अंग्रेज लोग जो थे वो भारत कैसे आए, उन्होंने भारत पे व्यापार कैसे शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, भारत पे अपना अधिकार कर लिया। फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने कैसे व्यापार शुरू किया, कैसे क्या हुआ, तो इस बारे में दिया गया है इस चैप्टर में। तो काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर बन जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो जो इसमें बात कही गई है पूर्व से ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया था। यानी सन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसने इजाजतनामा जो था वो हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। यानी उन्होंने जब इजाजतनामा हासिल कर लिया तो उनको क्या हुआ कि पूर्व से जो व्यापार था वो उनको करने का अधिकार उसी से मिल गया। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई भी व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं सकती थी। यानी उससे वो बराबरी नहीं कर सकती थी। इस चार्ट के सहारे कंपनी समुद्र व्यापार जाकर एक नए इलाकों को खंगाल सकती थी। आगे चलते हैं। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर वे यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। यानी क्या करते थे, वो जो सस्ती चीजें होती थी वहां से वो खरीद लाते थे, फिर उसके बाद यूरोप में वही चीजें अधिक ज्यादा दाम पे बढ़ा करके कीमती चीजों पे वो बेच दी जाती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा जो थी कमा सकती थी। यानी जो पुराने टाइम में अंग्रेज लोग व्यापारी थे उनसे उनको कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कोई भय नहीं था कि हाँ ये लोग अपना व्यापार फैला लेंगे तो हम लोग जो हमारा व्यापार है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रतिस्पर्धा हो तो अभी वे सस्ती चीजें खरीद कर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। अब वाणिज्य क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीजों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज्यादा कीमत पर बेच कर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता था, उसी को वाणिज्य कहते थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, वाणिज्य किसे कहते हैं, यानी जो चीजें हम कम कीमत पे खरीद के और जो ज्यादा कीमत पे बेच देते हैं, यानी जो मुनाफा उसके दौरान हम कमाते हैं, जो प्रॉफिट होता है, उसी को वाणिज्य कहा जाता है। आगे चलते हैं। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था जब तक इंग्लैंड से जहाज क्योंकि ये जो दस्तावेज लिया गया था तो ये दक्षिण की तरफ से तो था, बट ये पूरब के बाजारों से नहीं रोक सकते थे कि पूरब के जो लोग हैं वो व्यापार कर सकते थे। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका से पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। यानी जब तक वो घूम घमा के आते हिंद महासागर में, तब तक क्या किया पुर्तगालियों ने, अपनी जो पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली जो थे के खोजी यात्री वास्को डिगामा ने सन 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। तो वास्को डिगामा ने जो भारत पहुंचने का जो मार्ग है उन्होंने ही खोजा था, वास्को डिगामा ने। सन कौन से 1498 में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। यानी क्या हुआ, धीरे धीरे सब अपना जो व्यापार था वो करना शुरू कर रहे थे।
समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसे चीज ही खरीदना चाहती थी, यानी हर कंपनी अपना व्यापार फैला रही थी, लेकिन दिक्कत क्या आ रही थी कि सभी एक ही तरीके का जो सामान था वही वो बेचना चाहते थे, वही वो खरीद रहे थे। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीकी सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रही थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बड़ी प्रतिस्पर्धा को भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। यानी क्या हुआ, धीरे-धीरे करके जो, क्योंकि सभी एक ही चीज़ खरीद रहे थे और लोगों की जो डिमांड थी वो क्या थी, काली मिर्च हो गई, लौंग, इलायची हो गए, रेशम के कपड़े हो गए, सूती कपड़े हो गए, तो इसकी मांग ज़्यादा थी। तो धीरे-धीरे जो थी ये प्रतिस्पर्धा जो थी वो बढ़ने लगी। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने-फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धित कंपनियों को खत्म कर दें। यानी एक ही रास्ता बच रहा था कि जो दूसरी कंपनियां हैं उनका जो व्यापार है वो कम किया जाए, तभी जाके दूसरी जो कंपनियां वो आगे बढ़ पाएंगी। तो जो कंपनियां थी वो एक दूसरे को यही करती रहती थी कि इनका व्यापार जो है उस पर हम कुछ ऐसा करें जो इनका व्यापार कम हो जाए या धीमी हो जाए रफ्तार। तो एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा वो किया करते थे। आगे चलते हैं। बाजारों पर कब्जे के इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। यानी क्या हुआ, धीरे धीरे करके लड़ाइयां शुरू हो गई। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिला, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती थी। यानी इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई कि क्या किया, धीरे धीरे करके जो जहाज होते थे अगर उनको मौका मिलता था तो जहाज ही डुबो देते थे। जब जहाज ही डूब जाएगा तो सामान आएगा ही नहीं, तो उनका लॉस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, उनकी कंपनियां जो है धीरे धीरे डूब जाएंगी। रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देते थे और माल से लदे जहाजों को आगे बढ़ने से रोक देते थे। यह व्यापार जो था हथियारों की मदद से चल रहा था। यानी धीरे धीरे जो प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, फिर क्या हुआ, लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया और व्यापारिक चौकड़ियों की जो किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। यानी जो व्यापार था फिर क्या हुआ, धीरे धीरे निगरानी करना शुरू कर दी। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिश के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उसमें राजनीतिक भी जो षड्यंत्र था वो भी लोग रचने लगे थे। अब हम लोग आगे चलते, ईस्ट इंडिया कंपनी जो रही, बंगाल से व्यापार कैसे वो उसने शुरू करी, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री सन 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इंग्लिश फैक्ट्री है वो कब शुरू हुई, सन 1651 में। कौन सी नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्लास 8 की जो हिस्ट्री है यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ये जो जो आपने 6-7 की भी पढ़ी होगी, हिस्ट्री देखी होगी क्लासेस, तो वो इतना टफ नहीं था। बट क्लास जो 8 की हिस्ट्री है टफ है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से क्वेश्चन को समझिएगा भी। आगे चलते हैं। कंपनी के व्यापारिक यहीं से अपना काम चलाते थे। इन कंपनियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यानी जो निर्यात की जो वस्तुएं थी उनको यहाँ पे जमा कर देते थे कि उससे वो सुरक्षित रहेंगी। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। सन 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनवाना शुरू कर दिया कि जो कंपनी है वो फिर सुरक्षित हो जाएगी। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। यानी क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने रिश्वत दी और वहां की जो जमीन थी उसको उन्होंने खरीद लिया। आगे चलते हैं। इनमें से एक गांव जो था कालीकता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने के लिए फरमान जारी कर दे। यानी यहाँ तक हो गया कि कोई शुल्क जमा नहीं होगी और उसके बाद उनको जो व्यापार है वो करने के लिए फरमान जो था वो जारी कर दे, यानी उनको आदेश दे दें। आगे चलते हैं। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारियों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने लगी थी। यानी जो कंपनियां थी
वो जो वहाँ पे लोग काम करते थे, जो अधिकारी लोग थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ़ायदा उठाती थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिलता था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें यह छूट नहीं थी। यानी जो फरमान जारी किया गया था औरंगजेब के द्वारा, उसमें ये था कि व्यापार का जो शुल्क है वो नहीं जमा होगा, वो आप मुफ्त व्यापार कर सकते हैं। लेकिन जो उसमें कर्मचारी लोग थे तो उनको तो आप शुल्क देंगे ही। लेकिन ऐसा भी उन्होंने कहने से इनकार कर दिया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। यानी जो लोग काम करते थे उनको उनका कर ही नहीं, मतलब उनको शुल्क ही नहीं दी जाती थी। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो राजस्व वसूली है वो कम होती गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान विरोध क्यों ना करते। यानी इन्होंने क्या किया, फिर धीरे धीरे करके विरोध करना शुरू कर दिया जो मुर्शीद कुलीन खान थे। ठीक है, क्योंकि जो वो काम करते थे उसके बाद उनको शुल्क जो थी वो मिलती नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे विरोध करना शुरू कर दिया। अब हम लोग चलते हैं व्यापार से युद्ध की तरफ। यानी धीरे धीरे व्यापार फैल गया, प्रतिस्पर्धा हुई, लोगों ने एक दूसरे को जो व्यापार थे वो डुबाने की भी कोशिश की। इसके दौरान उन्होंने जहाज वगैरह भी मतलब डुबो दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, व्यापार करते करते जब उसमें राजनीतिक भी शामिल हो गई, लोग राजनीति करने लगे, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे युद्ध भी छिड़ गए। तो अब हम लोग चलते हैं 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव जो था काफी बढ़ गया था। यानी 18वीं शताब्दी जब आई तो जो कंपनी के बंगाल के नवाब लोग थे उनका जो है आपस में टकराव शुरू हो चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो बंगाल के जो नवाब लोग थे वो अपनी ताकत दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि औरंगजेब का पहले शासन था वो खत्म हो गया। तो क्या किया, उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुलीन खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासत देने के मतलब रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजराने मांगे, उससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। यानी जो किलेबंदी उन्होंने करवाई थी कंपनी के आसपास उसको भी इन्होंने रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व जो है वसूली कम होती जा रही है। यानी जो व्यापार वो कर रहे हैं उसमें कोई गड़बड़ी है, इसकी वजह से बंगाल का जो सरकार ने जो राजस्व वसूली कर रहे थे वो कम होती जा रही थी और नवाबों की ताकत जो थी कमजोर पड़ती रही। कंपनी टैक्स चुकाने और तैयार नहीं थी। यानी जो कंपनियां थी वो टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क मतलब जो है हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किले का पुनर्निर्माण करना होगा, तभी जाके वो कंपनी बढ़ पाएगी। आगे चलते हैं। कठपुतली, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यह एक खिलौना होता है जिसे आम धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारे पर नाचता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। तो कठपुतली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट देख लिया मैंने। आगे चलते हैं। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव की परिणामी जो थी प्लासी का जो प्रसिद्ध युद्ध रहा। यानी इसी से ये टकराव धीरे धीरे करके युद्ध में बदल गया। अब हम लोग देख लेते हैं प्लासी का जो युद्ध रहा, इसमें क्या हुआ। सन 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब बने। किसकी मृत्यु के बाद? अली वर्दी जो खान थे उनकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बन गए। तो बंगाल के नवाब कौन बने? सिराजुद्दौला। कब बने? सन 1756 में। ठीक है, कितने में बने? सन 1756 में बने। आगे चलते हैं। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। यानी जो कंपनी थी वो सोचती थी कि सिराजुद्दौला जो बने हैं मतलब राजा नवाब बने हैं, उनसे जो कंपनियां थी वो बहुत ज्यादा भयभीत थी। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसके व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। यानी कंपनियां जो थी वो सोचती थी कोई ऐसा बन जाए नवाब जो हमारे ही अंडर में काम करे, यानी जैसा हम कहें वैसा ही वो करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
सिराजुद्दौला बन गया, तो वो उससे कंपनियां जो थी वो भयभीत हुई। आगे चलते हैं। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उसके राज्य के अधीन मामलों में ठग गणना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। यानी इन्होंने क्या किया कि जो लोगों को ठग रहे वो आप धीरे धीरे बंद कर दो और जो राजस्व वसूली है उसको आप चुकाएं। आगे चलते हैं। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 3000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। यानी क्या हुआ, धीरे धीरे करके युद्ध होना स्टार्ट हो गया। नवाब के फौजी ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार किया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाजों को घेरने में लग गए। यानी धीरे धीरे जब उन्होंने कर चुकाना ये सब नहीं जो था कंपनी ने देना बंद कर दिया, कहा हम नहीं मानेंगे, तो क्या किया, फिर उस पर हमला बोल दिया गया और जो उनको अफसर लोग थे कंपनी के उनको पकड़ लिया, गोदाम में जो ताला पड़ गया। आगे चलते हैं। इसके बाद नवाब ने कंपनी की कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधार जो था का रुख कर लिया। आगे चलते हैं। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। यानी जब इनको पता चला तो इन्होंने अपनी जो सेना थी उसको भी इन्होंने भेज दिया। आगे चलते हैं। इन सेना को नौसैनिक बड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। यानी जो सिराजुद्दौला थे उनके खिलाफ किसने नेतृत्व किया था प्लासी के युद्ध में? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था सन 1757 में, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जफर की कारगुजारियां जो थी भी रही। मीर जफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जफर को नवाब बना दिया जाएगा। यानी जो उसी में के एक सैनिक थे उनका जो नाम था मीर जफर, उन्होंने धोखा दिया सिराजुद्दौला को, क्योंकि कंपनी से वो मिल गए। कंपनी ने क्या कहा उनसे कि जब ये सिराजुद्दौला की मृत्यु हो जाएगी या इनको हम हरा देंगे तो आपको हम इसका नवाब बना देंगे, इसलिए उसने वो कंपनी में मिल गया। आगे चलते हैं हम लोग। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। आगे चलते हैं। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जफर नवाब बना। यानी उसको जो कहा ही गया था कंपनी के लोगों ने, अफसरों ने कहा था कि जब सिराजुद्दौला अगर हट जाएगा तो हम आपको नवाब बना देंगे, और ऐसा ही हुआ। कंपनी अब भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थायी शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ही जरूरत थी। यानी जब ये शासन जो था वो जो व्यापार था वो फैल ही अगर रहा था तो लड़ाई वगैरह करने की क्या ही जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार इन्होंने भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और प्रतिस्पर्धा प्रभुत्व का दिखावा करना पड़ता था। यानी जो नवाब बना था मीर जफर, तो उसने क्या किया कि भाई वो पूरी तरह से कंपनी के अंडर में वो काम नहीं कर सकता था, उन्हीं की तरह से वो कठपुतली पर वो नाच नहीं सकता था, क्योंकि प्रजा जो थी, जो जिस प्रजा ने उसको नवाब बनाया था, तो उसको भी वो उसको देखना पड़ता था, अपनी प्रजा को भी, उसकी भी नज़रों में प्रजा की नज़रों में भी उसे सम्मान चाहिए था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो भी उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जो कंपनी थी, मीर जफर ने कंपनी का विरोध भी करना स्टार्ट कर दिया। तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। यानी कंपनी ने क्या किया, जब उसने कंपनी का विरोध करना शुरू किया तो उसको हटा दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया। आगे चलते हैं।
जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको भी हराना पड़ा। यानी क्या हुआ, जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो जब बक्सर की लड़ाई हुई सन 1764 में, ठीक है, तो उसको भी हरा दिया। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी, क्योंकि उसको मतलब 5 लाख रुपए देने पड़ रहे थे, ठीक है, तो वो और इलाक मतलब अपना व्यापार और फैलाना चाह रही थी। सन 1765 में जब मीर जफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। यानी जब उसने देखा कि स्थिति खराब चल रही है तो उसने कहा अब हमको खुद ही जो है नवाब बनेंगे। आखिरकार सन 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी एक पूरी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत से ज्यादा ज्यादातर चीजें जो थी ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। यानी जो ब्रिटेन से वो लाते थे सोना और चांदी के बदले उसको खरीदनी पड़ रही थी। इसकी वजह इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो अपना सोना ही बेचा करते थे। प्लासी के जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन ने सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से सोने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला रही थी। यानी जो सोना लेके आई थी उसी से वो अपना खर्चा चला रही थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती रेशम कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों का निर्माण लगातार उठा सकती थी। मतलब जो उसकी लागत थी वो उठा सकती थी। तो ये रहा, ऐसे करके कंपनी का विकास हुआ। मतलब जो नवाब लोग थे उनको भी हटाया गया। तो ये रहा, मतलब ऐसे उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। अब चलते हैं कंपनी के अफसर जो थे नवाब बन बैठे, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी का जो अफसर था वो खुद ही फिर वो नवाब बन गया था। आगे चलते हैं, क्योंकि जब वो खुद ही नवाब बन गया तो कोई अब उस पर ना तो कर लगाएगा ना ही कोई जवाब सवाब करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका मतलब जो है, इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी। यानी खुद ही जब वो नवाब बन गया तो कंपनी जो थी वो खुद ही मालिक बन गई थी। अब उससे कोई ना कर लेगा ना कोई वसूली करेगा, कुछ भी, कोई किसी प्रकार की लगान वगैरह नहीं थी। लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। यानी जो कंपनी थी वो अब नवाबों की तरह जीना चाहती थी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे और तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। यानी क्या किया गया, धीरे धीरे करके कंपनी के जो अफसर थे उन्हें बाध्य करने लगे कि मतलब आप निजी तौर पे जो तोहफे होते हैं, जमीन होती है, बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत के बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। सन 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। यानी जब इंग्लैंड से मद्रास आया था जो उसकी उम्र थी 18 साल। सन 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत में रवाना हुआ तो यह उसकी दौलत जो थी मतलब 40 लाख 100 पौंड के बराबर थी। इतनी ज्यादा जब वो लौटा था तो उसके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी थी। मतलब 40,01,102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह थी कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसकी कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम जो था वो सौंपा गया था। लेकिन सन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी।
सरकार को उसकी आकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार आरोपी के बरी तो कर दिया गया, लेकिन सन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। यानी जब ये वापस गया था तो सन 1774 में इसने अपने आप ही आत्महत्या कर ली। आगे चलते हैं। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गया। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमानी मानना भी सही नहीं होगा। उसने उसने उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बस कर जो जीते की धन दौलत लेकर वापस लौट गए। उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया और वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया और लोग अक्सर एक अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात उभरने आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। यानी जो लोग थे वो भारत आते थे कि बहुत सारा पैसा यहाँ व्यापार करके बहुत सारा पैसा कमा लिया जाएगा, फिर अपने वहाँ वापस जाके वो आराम से रह सके। अब हम लोग चलते हैं कंपनी का फैलता शासन, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यदि हम सन 1757 और सन 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। ठीक है, किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीति साधनों का इस्तेमाल किया। आगे चलते हैं। बक्सर की लड़ाई सन 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों के रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी की राजनीतिक तथा व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना था। यानी जो ये लोग थे इनका यही काम था कि कंपनी के हितों में वो कंपनी के हित में वो काम करें, उनकी रक्षा करें और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे, क्योंकि वो जब उनकी रक्षा करते थे तो उनके मामले में जो बातें होती थी उस पे भी वो अपने जो थी बात अपना जो मत था वो रखते थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर की ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों का सहायक सिंधी भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं है। आगे चलते नहीं था। उसे कंपनी की तरह से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका जो था कंपनी अपने कब्जे में कर लेती थी। यानी अगर वो नहीं दे पाते थे रकम तो कंपनी क्या करती थी, जो उनका इलाका था उसको अपने कब्जे में कर लेती थी। उदाहरण के लिए जब डिटच वेल्जी गवर्नर जनरल था उस समय अवध के नवाब को सन 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए थे। यानी जब ये कर नहीं चुका पाए, यानी ये जो दिया जाता था वो नवाब को जो पैसे दिए जाते थे तो ये जब नहीं चुका पाए तो इन्होंने क्या किया, जो इनकी सेना वो थी जहां पे इनका राज्य था, जो हैदराबाद को भी इन्होंने अपने इलाके में मिला लिया था। आगे चलते हैं। अब आगे जो है टीपू सुल्तान से मंसूरी, इनके बारे में दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग कल डिस्कस करेंगे, यानी कल के क्लास में करेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं। तो फिर यहाँ पे कैसा हुआ, फिर मराठों की लड़ाई हुई, तो यहाँ से हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। सर्वोच्चता का दावा कैसे हुआ, ठीक है, विलय की नीति क्या रही, तो इस बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आज के लिए बस इतना ही।
कल मिलते हैं, इसी से आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो इसको 2 पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट, यहीं से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, यानी कल की क्लास में आपको यहीं से आगे से क्लास मिलेगी, तो उसको भी ज्वाइन करिएगा। यानी जो अगला हम लोग का कल टॉपिक होगा टीपू सुल्तान शेर मंसूरी, इसके बारे में हम लोग यहाँ से कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड कल की क्लास को भी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम लोग कल आगे से शुरू करने वाले हैं, यहीं से स्टार्ट होगा। क्योंकि चैप्टर बड़ा था इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना ज़रूरी समझा, आपको समझ में भी आएगा। क्योंकि अगर लंबी क्लासेस थ्योरी की हो जाएंगी तो आपको भी बोरिंग लगेगा, इसलिए चीज़ों को कनेक्ट करना भी है तो समझना भी है, तो इसलिए थोड़े मतलब 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहीं से कल स्टार्ट होगी क्लास, तो कल की भी क्लास को ज्वाइन करिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।